मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग पर ये मेरा 4th वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, उसकी कैसे योजना बनाई जाती है, ताकि जो भी आप मर्चेंडाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बेच रहे हैं, वो चीज़ें आपकी बिके और आपको अधिक से अधिक लाभ दें, आप उपभोक्ताओं की मांगों को समय पे पूरा कर सकें। और उसके अलावा मैंने बताया था कि किस तरीके से मर्चेंडाइजिंग जब प्लानिंग की जाती है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि मौसम का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, क्या मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का इम्पॉर्टेंस होती है और मर्चेंडाइजिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम पहले के उसमें देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग के अंदर जब हम करते हैं तो किन तत्वों को मेनली ध्यान रखते हैं। जब भी प्लानिंग करी जाती है तो सबसे पहले हम जो ध्यान रखते हैं वो है मार्केटिंग। जो भी मर्चेंडाइज़र होगा उसका मेन मकसद ही मार्केटिंग है, क्योंकि वो जो भी उत्पाद उसका लेके आया है, जो भी उत्पाद उसका बनाया है या उसको उत्पाद को बेचना है, तो वही उसको बेचना ही उसका मेन मकसद है। उसको मार्केटिंग करना उसके लिए ज़रूरी होता है और उसकी मार्केटिंग के लिए वो इस तरीके से करता है कि लोग उसके उत्पाद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। उसके लिए चाहे वो विज्ञापन करे, चाहे विजुअल मर्चेंडाइजिंग करे, या किसी भी तरीके से लोगों के द्वारा अपनी बातों को वहाँ पहुँचवाए, परंतु उसको अपने मार्केटिंग करनी होती है उत्पाद की, ताकि लोग उस सामान को खरीदें। दूसरा है फाइनेंस या वित्त। जो भी मर्चेंडाइज़र है उसको अपने बजट को ध्यान में रखना, क्योंकि बजट ध्यान में रखना होता है कि वो कितना उसका बजट है और कि उसके आधार पर ही वो अपने उत्पाद के ऊपर निवेश कर सकता है। उसको कितने उत्पाद को लाना है, कितनी सीमा तक लाना है, कौन से उत्पाद लेके आने हैं, उनके क्या मूल्य होंगे, ये सब उसको पहले से ही ध्यान में रखने होते हैं। तीसरा है स्टोर संचालन या स्टोर ऑपरेशन। स्टोर में प्रत्येक विभाग को, क्योंकि स्टोर क्या होता है कि उसके अंदर जब भी सामान रखा जाता है तो वो वर्गीकृत करके रखा जाता है, तो हर चीज़ का अलग वर्गीकरण किया जाता है। अगर हमारा बड़ा स्टोर है तो इसके मर्चेंडाइज़र का अगर बड़ा स्टोर है तो उसको अपने प्रोडक्ट ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से विभाग में किस व्यक्ति को रखा जाए जो उधर की सेल ज़्यादा अच्छी कर सकता है, या किस तरीके से हमें कौन से सामान को कहाँ डेकोरेट करना है, किस जगह हमें रखना है, ये सब उसको ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले उसको देखना है स्टोर लेआउट, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कौन सी चीज़ रखी जाए, जिससे कि उनका प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस तरीके से किया जाए कि लोगों को अधिक से अधिक दिखाई दे और लोग उसके आकर्षण का केंद्र भी बने और लोगों को उस तरफ उसकी बिक्री अधिक से अधिक हो सके। पीपल मैनेजमेंट करना होता है कि किस स्थान पर, कौन से एरिया में उसको अपने स्टोर के किस व्यक्ति को किस जगह पे खड़ा करना है, कौन से विभाग में किस व्यक्ति को भेजना है, जिससे कि वो उस विभाग को अधिक से अधिक अच्छे से संभाल सके। सप्लाई चेन भी उसको देखनी होती है कि कहाँ से उसको सामान मिलेगा, जिससे कि उसको अच्छी क्वालिटी का कम मूल्य पर सामान मिल जाए, या फिर उसको कहाँ से उसको अपने सामान को मंगवाना होगा, ये सब उसको ध्यान रखना होता है। कैश ऑपरेशन के लिए भी उसको देखना पड़ता है कि किस तरीके से वो कैश का लेंगे, लेन देन करेंगे। फिर है कैसे ऑफ़र्स रखे जाएं, कोई प्रोडक्ट अगर कम बिक रहा है तो उस पर क्या ऑफ़र्स रखे जाएं या कैसे उनकी प्राइसिंग की जाए, ये सब बातें उसको ध्यान में रखनी होती है। स्टोर ऑपरेटर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और उनको वो अपना एक स्टोर सेट करता है। ये देखिए, ये स्टोर ऑपरेशन का एक दिखा रखा है कि जो अलग अलग विभाग बने हुए हैं, ये हर विभाग के ऊपर अलग व्यक्तियों को वो खड़े करते हैं ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग को संभालता है और डिस्टेंस भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है, जिससे कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं।
प्रभावी मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग अगर होती है तो उसके लिए उसको जो भी अपना उसने प्रोडक्ट रखा है उसके साथ वो प्राइस लेबल भी लगा देते हैं, जिससे कि उनको कस्टमर को दिक्कत ना हो, वो वहीं प्राइस देख के पहचान सकते हैं कि यह चीज़ कितने की है, तो उनको बार बार पूछने जाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स, भंडारण या रसद। कोई भी शॉप होती है तो वो स्टोर होते हैं, तो वो सारा सामान अपने स्टोर पे एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसके लिए उनको अपने गोडाउन्स बनाने पड़ते हैं, और उन गोडाउन्स में जाकर जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस गोडाउन से अपना सामान मंगाते हैं। जो वेयर हाउसेस होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो प्रत्येक विभाग, जो भी विभाग से उनके पास ऑर्डर आ रहा है, मान लीजिए अगर कोई बड़ा स्टोर है जहाँ पे शर्ट्स हैं, साड़ियाँ भी मिल रही हैं, शर्ट्स भी बिक रही हैं, या फिर लहंगे भी बिक रहे हैं, तो अगर मान लीजिए लहंगे की शॉर्टेज हो गई है या कस्टमर ने किसी विशेष कलर या विशेष साइज़ का लहंगे की डिमांड करी है, तो वो वेयर हाउस के में अगर रखा हुआ है तो वेयर हाउस का व्यक्ति जो वहाँ पे इंचार्ज है उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो भी लेन देन करता है, मतलब वहाँ से डिमांड आई है अगर वो देता है तो उस हर का अपना एक रिकॉर्ड रखता है, और वो प्रत्येक विभाग को जिम्मेदार होता है बताने के लिए कि आपका यह सामान ख़त्म हो गया है या यह सामान बचा है या बहुत अधिक मात्रा में बचा है, इसके ऊपर आपको सेल लगानी पड़ेगी, ये बिक नहीं रहा है। ये सब काम जो होता है वेयर हाउस इंचार्ज का होता है, वही आपको मर्चेंडाइजर को समय समय पर न्यूज़ देता रहता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वेयर हाउस के जो स्टोर इंचार्ज होते हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग की जाए और उनका समय समय पर निरीक्षण करके उनसे साप्ताहिक या दैनिक या मंथली उनसे रिकॉर्ड लिया जाए कि किस सामान की बिक्री कैसी हो रही है। अब है मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे ये प्लानिंग की जाती है। मर्चेंडाइजिंग का मेन मकसद होता है कि उपभोक्ता द्वारा मांगी गई कोई भी वस्तु सही समय पर, सही जगह पर, जहाँ पे भी वो मांग रहे हैं उसी जगह पर उनको सही मात्रा में उपलब्ध की जा सके। तो इसके लिए योजना इस तरह की होनी चाहिए कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत अधिक मात्रा में हो ना बहुत कम मात्रा में हो, कि अगर जो भी वो डिमांड कर रहा है उसको तुरंत वह उपलब्ध करा दिया जाए। जो भी योजना बनाई जाती है तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ग्राहक की हर इच्छा को पूरा कर दे, और उनके उस योजना में हर एरिया कवर किया जाता है। जो भी योजना करते हैं उसके जो बेसिस होते हैं वो 3 बेसिस होते हैं। पहला है स्टोर बेस पे, कि हमें ये देखना होता है कि स्टोर के प्रत्येक विभाग में जो भी हमने विभाजन किया हुआ है, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, रिलायंस में जा रहे हैं आप, तो रिलायंस में आप देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ का एक अलग विभाग बना हुआ है। सर्फ साबुन अलग मिल रहे हैं, अगरबत्तियाँ अलग मिल रही हैं, तेल अलग मिल रहा है, अनाज अलग मिल रहा है, दाल चावल अलग मिल रहे हैं, कपड़ों का विभाग अलग है। तो हर चीज़ का एक अपना विभाग होता है। तो हर विभाग में पहली बात है कि उसको उसके हिसाब से विभाजित किया जाए और उसमें बजट के हिसाब से सामान को रखा जाए। दूसरा है स्थान निर्धारित करना, कि जो भी सामान मंगा जाता है, अब अगर हमारे स्टोर कई जगह हैं वो, तो हमें ये देखना होता है कि कौन से स्टोर पर हमारी डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तो उस स्टोर पर वो सामान जो है उतनी मात्रा में वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। और थर्ड है समय आधारित, कि जो भी हम बजट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम वहाँ पे देते हैं वो हमारे बजट के आधार पर होता है। हम दैनिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक या 6 मासिक या वार्षिक कोई सा भी बजट बना सकते हैं। उसके आधार पर उत्पाद को हम वहाँ पर पहुँचा देते हैं, उसके आधार पर ही नियोजन किया जाता है। अब है मर्चेंडाइजिंग योजना के चरण या प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। जो भी मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग की जाती है वो ये सोच कर की जाती है कि हमारा उपभोक्ता खुश रहे। जब तक उपभोक्ता हमारा
सही रहेगा, खुश रहेगा, उसकी मांगें पूरी होती रहेंगी, तो हमको कभी नुकसान नहीं होगा। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ना तो हमारा प्रोडक्ट बहुत कम हो, क्योंकि कम होगा तो हमारा उपभोक्ता दूसरी जगह चला जाएगा, और ना ही अतिरिक्त हमारे पास प्रोडक्ट हो, उत्पाद हो, जिससे कि हमको हमारा जो उपभोक्ता है अगर उतनी सेल नहीं हो रही है तो हमें बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। इसके लिए जो प्रोसेस में सबसे पहले हम करते हैं फोरकास्ट ऑफ सेल या बिक्री का पूर्वानुमान। ये देखिए, ये सब टेबल पे बैठे हैं और ये सब लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, और ये मीटिंग जो की जाती है, ये जो पूर्वानुमान किया जाता है, ये पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि पिछले साल हमारी क्या क्या चीज़ें बिकी, कहाँ ज़्यादा बिकी, किस मूल्य की ज़्यादा बिकी, कहाँ किस चीज़ को लोगों ने नहीं पसंद किया, किस चीज़ को लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया, उन रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं। साथ में सर्वे भी किए जाते हैं कि फ्यूचर में लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की शैली चाहते हैं, किस तरह के कलर्स चाहते हैं, किस तरह के डिज़ाइन चाहते हैं। ये सब वो आगे का सर्वे के आधार पर दोनों को मिलाकर लोग बैठकर अपने जो भी रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, वो डाटा तैयार करते हैं, उनको लेकर वो बैठते हैं और मीटिंग करी जाती है, और फिर उस मीटिंग के आधार पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका पूर्वानुमान किया जाता है कि ये ज़्यादा बिकेंगे या ये कम बिकेंगे, और उसके आधार पर वो स्टोर में वो प्रोडक्ट्स को लाते हैं। और ये जो बजट होता है हमारा, ये बजट मेनली उसमें ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, दूरबीन से देख रहे हैं, मतलब कि आगे का देख रहा है कि हमको किस चीज़ की हमको सेल ज़्यादा होगी, और ये जो सेल है ये उसके आधार पर वो करते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक बजट। ये व्यापारिक बजट में क्या है कि एक मिनट, व्यापारिक बजट है कि वो पूरे मंथ का मंथली, तो वो जो भी उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने इतना पैसा हम लगा रहे हैं उत्पाद पर, तो वो उत्पाद हमारा जो है उतना बिक जाना चाहिए, हमें उतना फ़ायदा हो जाना चाहिए। तो ये टर्नओवर जो वो सोच के चलते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। तो इसके लिए उनको उत्पाद बिल्कुल लिमिटेड, जितना उनकी योजना के अनुसार है उस योजना के अनुसार ही उत्पादों को रखना चाहिए, ताकि उनको छूट या मार्कडाउन या सेल वगैरह का ऑफ़र ना रखना पड़े, जिससे कि उनको नुकसान हो। अब है व्यापारिक बजट बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले है सेल्स प्लान, कि हमको कितनी चीज़ें, कितना बेचना है, इनको किस उत्पाद को किस विभाग में, किस स्टोर में कितना बेचना है, इसकी ध्यान रखा जाता है। दूसरा है कि हमें अगर हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है भी, तो हमें कितना उत्पाद की इन्वेंट्री चाहिए, हमें कितने और चाहिए, हमारे पास वो चीज़ कितनी ख़त्म हो रही है, उनको कितना हमें पूरा करना है, या हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है अपेक्षित बिक्री के आधार पर हम देखते हैं कि किस स्टोर पे ज़्यादा बिक्री है उस स्टोर पे ज़्यादा उत्पाद भेज दिए जाएंगे, जिस स्टोर पे कम बिक्री है उस स्टोर पे कम सामान भेजा जाएगा। और ये निश्चित करता है कि हम जहाँ पे भी भेज रहे हैं वो माल हमें फ़ायदा देगा, हमारी जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये प्लान बनाया हुआ 6 मंथ मर्चेंडाइजिंग प्लान, BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल, कि हमारे जो पिछले साल का ये देखिए M1 M2 M3 ये टाइप्स दिखा रखे हैं प्रोडक्ट के, कि लास्ट ईयर हमारा सामान कितने का हमारा आया था, क्या हमारा प्लान था, क्या हमें मिला, और कितना हमें एक्चुअल में फ़ायदा हुआ, कितनी हमारी सेल हुई। ये सब हम जो पूरा उसके हिसाब से बनाते हैं और देखते हैं कि हमें एक्चुअली में जो हमारा प्लान है उसको हमने कितना प्राप्त किया है, हमें नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हमारी कमी रह गई है, ये सब उसमें देखा जाता है। थर्ड है मर्चेंडाइज कंट्रोल। ये इसका मतलब है कि हमें समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ये देखिए, ये अलग अलग जो शॉप्स हैं एक स्टोर की, तो ये देख रहे हैं कि किस शॉप पर हमारी कितनी चीज़ बिकेगी, उसके आधार पर ही वहाँ पर उत्पाद को भेजा जाता है। जैसे कि फर्स्ट शॉप में इन्होंने 24 शर्ट बेची है,
सेकंड में 12 और थर्ड पे 8। ये दिखा रहा है कि इस स्टोर पे सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है और थर्ड स्टोर पे उस चीज़ की सबसे कम डिमांड है, इसलिए वहाँ पे वो उत्पाद कम मात्रा में भेजा गया है। ये मूल्यांकन होते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी, अगर हम ये चाहिए दैनिक हो चाहे साप्ताहिक हो, ये रिपोर्ट लेते रहते हैं, उसके आधार पर ही हो सकता है हमने सोचा हो कि थर्ड पे ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ सेल ज़्यादा हो जाए तो हमें फ़ौरन वहाँ पे नई इन्वेंट्री भेजनी होगी, नया उसके सामान भेजना होगा, ताकि वो उधर उपभोक्ता को दूसरी दुकान पर ना जाना पड़े। इसलिए ये जो मूल्यांकन है ये समय समय पर करते रहना चाहिए और स्टॉकिंग और माल की अधिकता या कम होने से बचना चाहिए, इससे बचत होती है। साथ में ये भी देखते हैं कि हमें कहीं ज़्यादा गोदाम से आवाजाही में और ज़्यादा उसमें तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं। फोर्थ है वर्गीकरण योजना, असॉर्टमेंट प्लानिंग, यानी कि सॉर्टिंग करना, चीज़ों का अलग अलग करना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टोर्स पे हर चीज़ को विभाजित करके रखा जाता है, जैसे भोजन विभाग, वस्त्र विभाग, कॉस्मेटिक विभाग। ये देखिए, ये लड़की चीज़ों को विभाजित करके रख रही है, जैसा भी जिस विभाग की जो ज़रूरत है। अब फिर उनके ऊपर वहाँ पे लेबल लगा दिया जाता है, प्राइस लेबल, ताकि कस्टमर को वहीं से पता चल जाता है। देखिए, अगर सब चीज़ें मिक्स होंगी तो कस्टमर को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। वो अपने प्रोडक्ट, अभी क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए अगर हम रिलायंस जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ का एक अपना डिपार्टमेंट है। अगर हमें केवल खाली हमें वहाँ से दाल चावल चीनी खरीदने हैं तो हम केवल उसी विभाग में जाएंगे, वहाँ से सामान खरीद लेंगे। अगर ये वर्गीकृत नहीं है, सारे सामान मिक्स हैं, तो उपभोक्ता का बहुत समय वेस्ट होता है, उसको अपनी चीज़ ढूंढने के लिए बहुत भटकना पड़ता है। इसलिए वो फिर अगर उसके पास समय की कमी होती है तो वह उस स्टोर पर नहीं जाता है। और अगर वर्गीकृत सामान है तो तुरंत उसको अपना सामान मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा, लेबल जिस पे प्राइस लेबल भी लगा हुआ है, तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और वो अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को चुनता है और लेकर खरीद लेता है। तो उस ऐसे स्टोर पर जहाँ पे वर्गीकृत हुआ है उपभोक्ता जाना अधिक पसंद करते हैं। स्टोर में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शेल्फ ना तो बिल्कुल खाली हो, जैसे ही खाली होती है उसको तुरंत भर दिया जाए, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक के ऊपर एक गिर रहे हो या सामान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर क्या क्या सामान रखा गया है। तो ऐसा इतना ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और वस्तुएं बिल्कुल सबकी नज़र में आती रहनी चाहिए। ये देखिए, ये डेली का चेकलिस्ट है कि हमको हमारी क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ हमें नई लानी है, या क्या चीज़ बिल्कुल नहीं बिक रही है। ये डेली चेकलिस्ट की जाती है, जिससे मर्चेंडाइज प्लानिंग बिल्कुल सटीक होती है। अगर हमारा कोई मिश्रित माल का स्टोर है, जिसमें कि हमारा बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, हम उसको विभाजित नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो फिर हमें अलग अलग रैक्स बना देनी चाहिए और उसको, या फिर अलग अलग हैंगर्स के द्वारा हम अपनी चीज़ों ड्रेसेस को टांग कर उनको दिखा सकते हैं, ताकि लोग उस चीज़ को आसानी से देख लें और ख़रीद सकें। आशा है अब आपको मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग क्लियरली समझ में आ गई होगी और इसके आधार पर आप चारों वीडियोस के आधार पर अपने मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग को समझ गए होंगे और साथ में जो मैंने PDF डाला है उनसे आप अपने नोट्स को कॉपी करके